everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा हम लोग कर रहे हैं बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब देखो कल की क्लास में, कल तो संडे था, सैटरडे वाली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मैंने आपको बताया था मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो देखो प्रोडक्ट हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में पूरा काफी डिटेल में कंप्लीट कर लिया। अब आज की क्लास में हम 2 एलिमेंट्स कंप्लीट करेंगे, हमारा सेकंड एलिमेंट प्राइस और थर्ड एलिमेंट प्लेस, जिसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। देन एक एलिमेंट और रहता है हमारा प्रमोशन। ये हम कल की क्लास में करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। शुरू करें फटाफट से। तो मार्केटिंग मिक्स का सेकंड एलिमेंट आता है हमारे पास में प्राइस। अब देखो प्राइस क्या होता है सब जानते हो। हम लोग कस्टमर्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए या कोई सर्विस लेने के लिए हमें एक अमाउंट पे करना पड़ता है, हमें पैसा पे करना पड़ता है, उसी अमाउंट को बोला जाता है प्राइस। समझ में आ गया? सो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट और सर्विस। अब देखो इस प्राइस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, या फिर ये कह लो ये जो प्राइस है वो बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। मैम क्रूशियल एलिमेंट क्यों है? देखो प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज आया, प्राइस हल्की सी भी इंक्रीज डिक्रीज हुई, तो हमारा जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर पर शिफ्ट कर सकता है। ऐसा ही होता है। अगर प्राइस आप हल्का सा भी इंक्रीज कर दोगे तो आपका जो कस्टमर है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास में शिफ्ट कर जाएगा। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। अभी 2 दिन पहले मुझे एक मिक्सर ग्राइंडर परचेज करना था। ठीक है, मैं घर से सारा देख के गई थी कि ऑनलाइन कितने का मिलता है। अब सेम मिक्सर ग्राइंडर अलग अलग शॉप पर अलग अलग प्राइस का मिल रहा है। कोई दे रहा है 7,500, कोई दे रहा है 6,900, कोई दे रहा है 6,400। मैंने वो मिक्सर ग्राइंडर कहाँ से परचेज करा? जहां से वो मुझे मिला 5,900 का। तो समझ रहे हो कस्टमर जो होता है वो प्राइस को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। सो प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स बिकॉज लिटिल वेरिएशन इन प्राइस, लिटिल वेरिएशन का मतलब है प्राइस को आपने हल्का सा भी इंक्रीज करा, आपके जो कस्टमर्स है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास में शिफ्ट कर जाएंगे। अब ये जो प्राइस है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में पढ़ने के लिए आप जो प्राइस पे कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? ट्यूशन फी। फॉर एग्जाम्पल रोड यूज करने के लिए हम जो प्राइस पे करते हैं उसे टोल टैक्स बोला जाता है। अगर मैं कहीं पर जॉब कर रही हूँ तो जो मुझे पैसा मिल रहा है उसे सैलरी बोलते हैं। अगर मैं किसी का घर यूज कर रही हूँ, रेंट पर रह रही हूँ, तो उसके लिए जो मैं पे कर रही हूँ उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। तो प्राइस के भी क्या है? अलग अलग नाम है। अब देखो जिस तरह से प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट मिक्स। सेम उसी तरह से प्राइस से रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है तो वो ये देखता है यार इस चीज को बनाने की मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट ज्यादा आ रही है, प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा होगी। कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी। सो प्राइस डिसाइड करते टाइम पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को बोला जाता है प्राइस मिक्स। चमक गया अच्छे से? अब देखो यहां पर हम बात करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। किसी भी गुड या फिर सर्विस की प्राइस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 फैक्टर्स है। पहला है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। कॉस्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्ट को आप सस्ते में बेचोगे। सेकेंड है प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी और डिमांड है। प्रोडक्ट कस्टमर्स को कितनी यूटिलिटी दे रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कस्टमर्स उस चीज की डिमांड कर रहे हैं क्या। ऑब्वियस सी बात है वो चीज जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। ऐसा ही होता है। थर्ड है मार्केट में कंपटीशन कितना है। ऑब्वियस सी बात है अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, आपके प्रोडक्ट के मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो आपको मार्केट में सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइव करने के लिए क्या करोगे? आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर दोगे। फोर्थ आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। देखो कई बार सरकार के भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन क्या है? एक असेंशियल चीज है, तो उसकी प्राइस को आप एक लिमिट से ज्यादा सेट नहीं कर सकते। अगर मेडिसिन की प्राइस बहुत ज्यादा आप सेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सरकार इंटरफेयर करेगी, तो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस भी आपको देखने हैं। थर्ड है फिफ्थ है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपका मकसद क्या है? अब जैसे अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल का मकसद है उसे एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस ज़्यादा रखता है। तो डिपेंड करता है आपका मकसद क्या है।
आप मार्केट में मान लो अपना शेयर इंक्रीज करना चाहते हो, मार्केट में आपका शेयर इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस कम रखोगे ताकि कस्टमर्स आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो, अपने आप आपका शेयर इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट आप कैसे मार्केटिंग मेथड्स यूज कर रहे हो, अगर आप एडवर्टाइजमेंट पर, प्रमोशन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, तो यार आपकी खुद की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, आप प्रोडक्ट की प्राइस को भी क्या रखोगे, हाई सेट करोगे। वहीं अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर पैसा खर्च नहीं करते, इन दैट केस आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखोगे, कम रखोगे। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। नंबर 1 आता है हमारे पास में प्रोडक्ट कॉस्ट। अभी मैंने बता दिया सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करता है, दैट इज उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है। अब इसमें सारी कॉस्ट आ जाती है कि आप रॉ मटेरियल कितने का परचेज करके आए हो, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, आपको लेबर को कितना पे करना है, रॉ मटेरियल के लिए आपको कितना पे करना है, बिजली पानी का आपका बिल, सारी चीजें आएंगी। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, आप एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा खर्च कर रहे हो, जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं उन पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट को सेल करने की कितनी कॉस्ट आ रही है, तो हर तरह की कॉस्ट इसमें आ जाती है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी चीज को बनाने की मान लो आपकी कॉस्ट 80 रुपीज आ रही है, तो आप कॉस्ट को तो कवर करोगे ना, 80 से कम में तो अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचोगे, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, मैंने कहा 100 रुपीज में, 20 रुपए तो आपका भी प्रॉफिट होगा, समाज सेवा तो कर रहे नहीं हो। सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो 3 तरह की कॉस्ट होती है मैम, कौन कौन सी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट आपने माइक्रो के अंदर भी क्लास 11th में पढ़ा होगा। देखो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है, ऐसी कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज हो चाहे प्रोडक्शन डिक्रीज हो, ये कॉस्ट चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका एक बुटीक है, अब आपके बुटीक में चाहे एक ड्रेस बनाने का ऑर्डर आए, चाहे 50 ड्रेस बनाने का ऑर्डर आए, चाहे 100 ड्रेस बनाने का ऑर्डर आए, आपको अपने बुटीक का सेम रेंट पे करना है, रेंट थोड़ी ना चेंज होगा, समझ पा रहे हो। सो ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, जो कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, उस कॉस्ट को बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करनी पड़ेगी। सेकेंड आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ में चेंज होती है और प्रोपोर्शनली चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, ज्यादा ड्रेसेस का ऑर्डर आ रहा है, आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, आपका पावर का बिल भी ज्यादा आएगा, हो सकता है आपको ज्यादा लेबर हायर करनी पड़े। तो ऐसी कॉस्ट जो मान लो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और बराबर प्रपोर्शन में इंक्रीज होगी, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, यानी कि ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ में चेंज होगी। वेरिएबल कॉस्ट की तरह है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, लेकिन सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होगी वेरिएबल कॉस्ट की तरह। फॉर एग्जाम्पल आप अपने सेल्समैन को जो कमीशन दे रहे हो, अब आपने सेल्समैन की एक सैलरी तो फिक्स कर रखी है, तेरी मंथली सैलरी है 10,000 रुपए, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, चाहे वो कितनी भी सेल्स करे उसे आप 10,000 रुपीज तो पे करोगे। साथ में आप बोल रहे हो सेल्स पर 5% कमीशन भी है, तो ये 10,000 तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, और ये जो 5% कमीशन है वो सेल्स पर डिपेंड करता है, ज्यादा सेल्स होंगी कमीशन ज्यादा होगा, सेल्स कम है कमीशन कम है। इस कॉस्ट को बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, प्राइस को जो मेन फैक्टर अफेक्ट कर रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट। पहला चमक गया अच्छे से। सेकंड आता है हमारे पास में द यूटिलिटी एंड डिमांड। देखो यूटिलिटी का मतलब है किसी भी चीज को कंज्यूम करके हमें क्या मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा ही होता है, हम अगर ब्रेड खा रहे हैं, छोले कुलचे खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोक पी रहे हैं, तो उसे पीकर खाकर हमें क्या मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अगर कस्टमर को किसी चीज से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप उस चीज को ज्यादा प्राइस पर सेल कर सकते हो। लेकिन अगर कस्टमर को किसी चीज से सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी ही नहीं मिल रही, उस चीज की प्राइसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, कम सेट करना पड़ेगा। बायर में बी रेडी टू पे अप टू द पॉइंट वेयर द यूटिलिटी फ्रॉम द प्रोडक्ट इज एटलीस्ट इक्वल टू द सेक्रीफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ द प्राइस पेड। बहुत सही बात है, अगर कस्टमर किसी चीज के लिए 500 रुपए पे कर रहा है तो वो 500 रुपए तब पे करेगा जब उसे उस चीज से कम 500 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन मिले, यूटिलिटी मिले। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, रेफरेंस बुक्स के अंदर गिवन है।
व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, मान लो प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट में उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, आप ही मार्केट के राजा जी हो, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका मार्केट में कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर सेल कर सकते हो, कोई कंपटीशन नहीं है। मान लो प्राइस कैसी है, डिमांड कैसी है, इलास्टिक, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके मार्केट में बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, आप जो पेन मार्केट में सेल कर रहे हो सेम वैसा का वैसा पेन मार्केट में 10 लोग और बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको। समझ में आ गया? अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो आपको प्राइस ज्यादा सेट करनी है, अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम है आप प्राइस भी क्या करोगे, कम सेट करोगे। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को ज्यादा यूटिलिटी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, महंगे में बेच सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट से कस्टमर्स को कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप अपनी प्राइस भी क्या रखोगे, कम रखोगे। इजी सा पॉइंट था। 2 पॉइंट्स हो गए, पहला था प्रोडक्ट की कॉस्ट, सेकंड है यूटिलिटी एंड डिमांड। थर्ड आता है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन कितना है। अगर आपके जैसे मार्केट में 10 लोग और हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है, आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा, कम सेट करना पड़ेगा। वही मान लो मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, आप ही मार्केट के राजा हो, आप अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर सेट कर सकते हो। समझ में आ गया? फ्री कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्राइस आप कम सेट करोगे। अगर मार्केट में आपका कोई कंपटीशन नहीं है तो आप अपनी प्राइसेस को हाई सेट करोगे। फोर्थ आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। देखो, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है, यानी कि दखलंदाजी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन की बात करते हैं, अब मेडिसिन एक असेंशियल चीज है। एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन सबका हक है। हेल्थ केयर सेंटर्स है, तो ये असेंशियल चीजें हैं। अगर इनकी प्राइस एक लेवल से ज्यादा हो जाती है, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को इंटरवीन करके, इंटरफेयर करके प्राइसेस पर रेगुलेट करना पड़ता है, प्राइसेस पर कंट्रोल लगाना पड़ता है कि आप इन प्राइसेस को इस लिमिट से ज्यादा सेट नहीं कर सकते। मेडिसिन की प्राइसेस को आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते, फूड ग्रेन्स की प्राइसेस को आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते, ताकि हम कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके। सो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटीज। गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ प्रोडक्ट एन असेंशियल प्रोडक्ट। गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज को असेंशियल प्रोडक्ट डिक्लेयर कर देती है, और सरकार उस प्रोडक्ट की प्राइसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। 4 पॉइंट क्लियर। फिफ्थ पॉइंट आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? Pricing objectives are another important factor affecting the fixation of the price of a product or service. किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने से पहले, सर्विस की प्राइस डिसाइड करने से पहले फर्म देखती है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो फर्म जो है वो शॉर्ट रन के लिए, अभी अभी के लिए अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है। फर्म जो है वो शॉर्ट रन के अंदर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो फर्म अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस पर बेचेगी, महंगे में बेच के वो अपने प्रॉफिट्स को क्या कर लेगी, मैक्सिमाइज कर लेगी। लेकिन ये काम फर्म थोड़े दिन तक ही कर सकती है। अगर फर्म लॉन्ग रन में अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो इस सिचुएशन में फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को गिरा देगी, अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेचेगी। प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो फर्म बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी, मार्केट को कैप्चर करेगी, अपने आप लॉन्ग रन में फर्म के प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। पहली बात क्लियर हो गई। शॉर्ट रन में प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करना है, हम लॉन्ग रन के बारे में नहीं सोच रहे, लंबे समय के बारे में नहीं सोच रहे, तो आप अभी प्रोडक्ट को महंगे में बेच के प्रॉफिट्स कमा लोगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करना चाहते हो तो आप अपनी प्राइस कम रखोगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, आप मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करो, अपने आप लॉन्ग रन में आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। पहला क्लियर। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं। सेकेंड है मार्केटिंग, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। अगर फर्म यानी कि जो मार्केटर है वो मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करना चाहता है, अभी तक उसका मार्केट में 10% शेयर ही है, वो चाहता है यार 50% मार्केट में अकेला कैप्चर कर लूं, उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम सेट करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। इसका एक लाइव एग्जांपल अभी मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ। व्हेन आई वाज हैविंग फीवर, अभी वायरल हुआ था, तो हम लोग कोकोनट वाटर लेने जाते थे, तो नॉर्मली जो शॉप्स वाले हैं वो कोकोनट वाटर बेच रहे हैं 45 रुपीज में, 50 रुपीज के अंदर। एक भैया और हैं जो सेम कोकोनट सेल कर रहे हैं 25 रुपीज के अंदर।
तो वो क्या करे, कम प्राइस रख के मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज कर रहे हैं। सारे जिम जाने वाले बॉयज और गर्ल्स उन्हीं से कोकोनट वाटर ले रहे हैं। यही क्या है, अगर मार्केट में अपना शेयर आपको इंक्रीज करना है, आप प्रोडक्ट की प्राइसेस को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। समझ में आ गया। सेकेंड है सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। मान लो आपके आसपास बहुत कंपटीशन है, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वैसा प्रोडक्ट 10 लोग और सेल कर रहे हैं। अब आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, इंटेंस कंपटीशन है, आपके जैसे बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनफैक्ट आपसे अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को क्या रखोगे, लो रखोगे, ताकि उस कंपटीशन को आप फेस कर सको। समझ में आ गया। लास्ट है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। इसमें हम एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको मतलब नहीं है कि बहुत सारे लोगों को आपको सामान बेचना है, आप चाहते हो यार मेरा प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, चाहे मैं 4 लोगों को ही बेचूं। तो अगर आप हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, ऑब्वियस ही बात है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, रॉ मटेरियल अच्छा लगेगा, लेबर को आप ज्यादा पे कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। इस सिचुएशन में आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। समझ में आ गया। सो मार्केट में अगर शेयर इंक्रीज करना है, प्राइस लो रखोगे। कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो भी प्राइस लो रखोगे, ताकि ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको। लेकिन अगर आप क्वालिटी पर फोकस कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कर रहे हो, आए दिन कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, इन दैट केस आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या रखोगे, ज्यादा रखोगे, क्योंकि आपकी खुद की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है। समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट आता है मार्केटिंग मेथड्स यूज। अब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए किस किस तरह के मेथड्स यूज कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो, आप कौन कौन से मेथड्स यूज कर रहे हो। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, प्रोड्यूसर से सामान होलसेलर के पास में जा रहा है, होलसेलर से रिटेलर के पास में, रिटेलर से कस्टमर के पास में, तो किस तरह से सामान कस्टमर तक पहुंच रहा है। आपने जो सेल्समैन हायर करे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है या फिर सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। एडवर्टाइजिंग पर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन के लिए आप क्या कर रहे हो, बाय 1 गेट 1 फ्री है, 1 GB डेटा दे रहे हो, फ्री सैंपल्स ऑफर कर रहे हो, आपकी पैकेजिंग किस तरह की है, कस्टमर्स को क्रेडिट यानी कि उधार पर भी सामान बेच रहे हो, आफ्टर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हो आप उन्हें कि उनकी कंप्लेंट सुनते हो, रिप्लेस एक्सचेंज वाली फैसिलिटी है, या फिर मान लो अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे हो तो आपका बंदा उसे इंस्टॉल भी करके आएगा, उसमें अगर कोई खराबी हो जाती है, कल को कोई टेक्निकल एरर आता है तो वो सही भी आप करवा रहे हो। तो ये सारी आप फैसिलिटीज कैसी दे रहे हो। अगर आप इन सब पर खुद बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग करा रहे हो अपने प्रोडक्ट की, तो ऑब्वियसली बात है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। लगता है सारे प्लेन मेरे ही घर की छत पर से जाएंगे, और जब मैं क्लास लूंगी, वीडियो बनाऊंगी, तभी जाएंगे। सो देखो, अगर आप एडवर्टाइजमेंट पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हो, आपकी खुद की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, आप अपने प्रोडक्ट को भी क्या करोगे, हाई प्राइस पर सेल करोगे। समझ में आ गया। वहीं आप एडवर्टाइजमेंट पर उतना पैसा खर्च नहीं कर रहे, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से काम चल रहा है, ऑब्वियसली बात है आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या रखोगे, कम रखोगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है। चमका अच्छे से। तो ये हो गए हमारे 6 फैक्टर्स जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करते हैं, और प्राइस के अंदर हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। तो देखो, इसी के साथ में हमारे मार्केटिंग मिक्स के 2 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब आता है हमारा थर्ड एलिमेंट, दैट इज प्लेस। इसका दूसरा नाम क्या है, मुझे कमेंट्स के अंदर लिख दो, क्या नाम है इसका दूसरा। इसका दूसरा नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, प्लेस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है प्रोडक्ट बनकर तैयार है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, टारगेट कस्टमर तक पहुंचाना है। इसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज करी जाएंगी वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती हैं, प्लेस यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरर से प्लेस ऑफ कंजम्पशन यानी कि कस्टमर तक पहुंचेगा, इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती हैं, प्लेस के अंदर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ऑल एक्टिविटीज that make firms product available to the target customers. It covers all the activities required to physically move goods from manufacturer to customer, ताकि physically जो good है वो manufacturer से customer तक पहुंचे। जितनी भी activities है वो किसके अंदर आएंगी, physical distribution के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाय की बात करें तो चाय बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के अंदर उगती है, आसाम के अंदर उगती है,
लेकिन उसका कंजम्पशन तो पूरे देश में हो रहा है, हर घर में चाय बनती है, इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज में भी हो रहा है। तो किस तरह से वो जो चाय है वो आसाम से प्लेस ऑफ कंजम्पशन यानी कि कस्टमर्स तक पहुंचेगी। जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी किस में आती है, प्लेस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है एज यूजुअल उसे भी क्या बोला जाता है, प्लेस मिक्स। समझ में आ गया। अब देखो इन डिसीजंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो दो तरह के डिसीजंस हैं। पहली बात है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका प्रोडक्ट कैसे जाएगा कस्टमर तक, बीच में आप किन किन इंटरमीडियरीज का यूज करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आप कौन हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आप देखोगे कि यार सामान कस्टमर तक कैसे पहुंचे। आप डायरेक्टली सामान कस्टमर को बेच दोगे क्या, ऐसा भी होता है। ब्रांडेड चीजें होती है जैसे बाटा है, नाइकी है, यूरेका फोर्ब्स वगैरह है, तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को अपना सामान बेच देता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सिंपली एक सेल्समैन अपॉइंट करके रखता है। सेल्समैन इंटरमीडियरी नहीं होता, बीच का पर्सन नहीं होता। मैन्युफैक्चरर सेल्समैन अपॉइंट करके रखते हैं, शोरूम्स होते हैं उनमें सेल्समैन बैठते हैं, उनके थ्रू कस्टमर को सामान सेल करा जाता है, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। या फिर कई बार ऐसा होता है मैन्युफैक्चरर सामान सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को। रिटेलर कौन है, जो हमारे घर के आसपास शॉप्स हैं जिनसे हम सामान लेकर आते हैं, फिर रिटेलर कस्टमर को बेचता है। तो पहला है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसे हम कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पीपल और मिडिल मैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। अभी मैंने बताया था मिडिल मैन, इंटरमीडियरीज, वो लोग जो गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस, गुड्स एक जगह बनते हैं, लेकिन कस्टमर्स ऑल ओवर द कंट्री है। कस्टमर्स पूरी कंट्री में स्कैटर्ड है, हर जगह पर है। सो प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो हर कस्टमर को अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे, नहीं है। तो वो बीच में कुछ मिडिल मैन की हेल्प लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सामान होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास में गया, होलसेलर रिटेलर को देगा हमारे घर के आसपास में जो ग्रॉसरी शॉप्स है या फिर स्टेशनरी शॉप्स है, केमिस्ट की शॉप होती है, और उनसे अल्टीमेटली सामान हम परचेज करते हैं। तो अलग अलग चैनल्स होते हैं। तो देखो चैनल्स की जब हम बात करें, दो तरह के चैनल्स हैं। एक होता है डायरेक्ट चैनल, जिसे हम जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, जीरो लिखा है यानी कि बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, जीरो इंटरमीडियरीज है। और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट चैनल यानी कि जीरो लेवल चैनल। यहाँ पर डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना सामान किसको बेच देता है, कस्टमर को बेच देता है, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। समझ में आ गया। फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स विदाउट अडॉप्टिंग एनी इंटरमीडियरी। अभी मैंने बताया था नाइकी है, एमवे है, यूरेका फोर्ब्स, बाटा वगैरह, ये डायरेक्टली अपना सामान कस्टमर को बेचते हैं। अब आप बोलोगे मैम हम तो बाटा के शोरूम में जाते हैं। तो देखो बाटा का जो शोरूम है उसमें कौन होते हैं, सेल्समैन होते हैं। कौन होते हैं, सेल्समैन। उन्हें ये मैन्युफैक्चरर्स अपॉइंट करके रखते हैं, वो इंटरमीडियरी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर्स के बिहाफ पर ही काम कर रहे हैं, उन्हें अपॉइंट करके रखा जाता है। वो इंटरमीडियरी नहीं है, उनका अलग से कोई काम नहीं है, उन्हें इस काम के लिए अपना कमीशन, अपना पैसा मिलता है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर मेल पर दे सकते हैं, फोन पर दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, या फिर मैंने बताया ये अपने सेल्समैन अपॉइंट करके रखते हैं। तो बीच में एक भी इंटरमीडियरी नहीं है। वही इनडायरेक्ट चैनल में 3 आते हैं। 1 लेवल चैनल, नाम से समझ में आ रहा है, बीच में एक इंटरमीडियरी होगा। 2 लेवल चैनल, बीच में 2 इंटरमीडियरीज होंगे। और लास्ट है 3 लेवल चैनल, बीच में कितने इंटरमीडियरी होंगे, 3 इंटरमीडियरीज होंगे। तो देखो 1 लेवल चैनल में एक इंटरमीडियरी है और वो है हमारा रिटेलर, यानी कि हमारे घर के आसपास में जो शॉप्स होती है। होलसेलर यहाँ पर नहीं है। मैन्युफैक्चरर सामान रिटेलर को देता है, रिटेलर से सामान हम खरीद कर ले आते हैं। एक इंटरमीडियरी। इन दिस चैनल देयर इज 1 इंटरमीडियरी टू सेल द प्रोडक्ट, जिसका नाम है रिटेलर। फर्म जो है वो सामान रिटेलर को देती है, रिटेलर से सामान हम खरीद कर ले आते हैं। ऐसा बेसिकली होता है कार्स के अंदर। हम कार के शोरूम में जाते हैं और सीधे वहां से कार परचेज करते हैं। कार का शोरूम क्या है, रिटेलर है, और कार के शोरूम के पास में कार कहाँ से आती है, सीधे मैन्युफैक्चरर के पास से आती है। समझ में आ गया। तो कार्स के साथ में ऐसा होता है, वो जो शोरूम है वो किस में आते हैं, रिटेलर्स के अंदर। समझ में आ गया 1 लेवल चैनल। 2 लेवल चैनल जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, मैन्युफैक्चरर सामान बेचेगा होलसेलर को, और थोड़ा बहुत सामान नहीं बेचेगा, बल्क में बेचेगा। बल्क मतलब बहुत सारा बेचेगा।
फिर होलसेलर बहुत सारे रिटेलर्स को सामान बेचता है थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में, और इन रिटेलर से सामान हम लोग परचेज कर लेते हैं। तो दो इंटरमीडियरीज हैं यहाँ पर, एक है होलसेलर, एक है रिटेलर। फर्म मतलब मैन्युफैक्चरर सप्लाइज गुड्स इन बल्क, बल्क के अंदर सामान किसको देते हैं? होलसेलर को। फिर होलसेलर बहुत सारे रिटेलर्स को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में सामान सप्लाई कर देता है। हमारे घर के आसपास में कितनी सारी ग्रोसरी शॉप्स है, कितनी सारी स्टेशनरी शॉप्स हैं, और उनसे हम सामान खरीदते हैं। और बेसिकली डेली यूज वाले आइटम्स के साथ में ऐसा होता है, जैसे चाय है, चीनी है, साबुन है, फेस वॉश है, इस तरह के सामानों के साथ में ऐसा होता है। और लास्ट आता है 3 लेवल चैनल। अब मान लो आपको आपका जो गुड है वो पूरी कंट्री में स्प्रेड करना है, पूरी कंट्री में आपके गुड के कस्टमर हैं और आपको सामान पूरे देश में भिजवाना है। फॉर एग्जाम्पल LG के प्रोडक्ट्स है, पूरे देश के अंदर होते हैं। चाय की हम बात कर ले, पूरे देश के अंदर होती है। तो आपको सामान पूरे देश के अंदर, आपके कस्टमर्स डीप कॉर्नर्स के अंदर हैं, तो आप यहाँ पर एक इंटरमीडियरी का यूज और करते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं एजेंट, या फिर हम इसे बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। क्या कह देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये अलग अलग एरियाज के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। नॉर्थ का अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, साउथ के अलग हैं, ईस्ट के अलग हैं, वेस्ट के अलग हैं। अलग अलग इलाकों के डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि एजेंट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरर सामान बेच के डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने एरिया के होलसेलर्स को, होलसेलर्स बहुत सारे रिटेलर्स को सामान बेचेंगे, और फिर रिटेलर्स से हम लोग सामान परचेज कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो 3 इंटरमीडियरी कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर जिसे हम एजेंट बोल रहे हैं, होलसेलर और रिटेलर। समझ में आ गया? फर्म गुड्स बल्क में किसको देती है? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बल्क में किसको देते हैं? होलसेलर्स को। होलसेलर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में देते हैं रिटेलर को, रिटेलर दे देता है कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरह से। चमका अच्छे से? तो ये हम लोगों ने कर लिए हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब लास्ट आता है इसके अंदर हमारा फिजिकल मूवमेंट कैसे होता है गुड्स का, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको बतानी है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, थोड़ा बहुत ही वहां पर मेंशन है, इस तरह से डिटेल में गिवन नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हम लोगों को पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। हमारी एनसीईआरटी में डिटेल के अंदर सिर्फ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स गिवन है, यानी कि कंपोनेंट्स गिवन है, लेकिन हमें दोनों पढ़ने हैं, इसलिए मैंने कवर कर दिया आपका रेफरेंस बुक से। तो देखो, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 4 चीजें आती हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग याद कर लो, फिर ट्रांसपोर्टेशन पता ही है, गुड्स का मूवमेंट होगा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज होते हैं, तो वेयर हाउसिंग, और हमें वेयर हाउसेज के अंदर हमारे पास में स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जैसे ही कस्टमर की डिमांड आए हम उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके। तो इन्वेंट्री कंट्रोल। 4 चीजें। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखो, ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है, तो साइनस ने मुझे नेक्स्ट लेवल परेशान कर रखा है। देखो, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, कस्टमर ने चीज का ऑर्डर दिया, मतलब मैं, आप समझ लो, आप जो हो वो हो, प्रोड्यूसर हो आप, आपके पास में ऑर्डर आया है, आपके पास में ऑर्डर आया, अब आप फाइनली कस्टमर को क्या करोगे? डिलीवर करोगे प्रोडक्ट। इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सारी एक्टिविटीज किस में आती हैं? ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। आप कॉफी बना के बेचते हो, कस्टमर ने बोला भैया 2 कॉफी बनाना, ठीक है, भैया क्यों, दीदी भी हो सकती है ना, दीदी 2 कॉफी बनाना, ठीक है। आपके पास में ऑर्डर आया, आपको 5, 7, 8 मिनट लगेगी कॉफी बनाने के अंदर, फिर आप अपना ऑर्डर डिलीवर करोगे। आपने ऑर्डर डिलीवर करा, कॉफी डिलीवर कर दी। इस बीच में जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स किसके अंदर आते हैं? ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। मैंने मान लो अमेजोन से फुटवियर्स मंगाए, मैंने ऑर्डर दिया, 5-6 दिन बाद में मेरे घर पर फुटवियर्स डिलीवर होंगे। इस बीच में जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज किस में आती हैं? ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। सो इट इन्वॉल्व्स ऑल द स्टेप्स बिटवीन टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर। आपने कस्टमर से ऑर्डर लिया है और फिर आपने फाइनली उसको गुड्स डिलीवर कर दिए ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इस बीच में जितने भी स्टेप्स थे वो किस में आए? ऑर्डर प्रोसेसिंग। बहुत ही सिंपल सा काम है, जितना स्पीड से आप ये काम करोगे, जितना स्पीडी प्रोसेसिंग होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन उतना ही इंक्रीज होगा। और इस काम में मान लो आप डिले कर देते हो, आप दिखा रहे हो 3 दिन में ऑर्डर डिलीवर कर दोगे, ऑर्डर डिलीवर आपने नहीं करा 15 दिन तक, कस्टमर क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, अगली बारी से आपसे परचेज नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये है ऑर्डर प्रोसेसिंग। होता क्या है इसमें? ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेल्समैन। हम डायरेक्टली कंपनी को तो ऑर्डर नहीं देते। मुझे मान लो LG का टीवी खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, हम सेल्समैन को ऑर्डर देते हैं। सेल्समैन के पास में अगर है तो वो डायरेक्टली सेल कर देगा, अदरवाइज वो ऑर्डर कहाँ ट्रांसफर करता है? कंपनी में ट्रांसफर करता है।
फिर कंपनी जो है वो क्रेडिट चार्ट प्रिपेयर करती है कस्टमर का, बताती है कितना पे करना है, कस्टमर की प्रोफाइल भी चेक करती है कि अगर पिछली बार इसने कुछ परचेज करा था तो कोई लोचा तो नहीं करा था, टाइम पर पेमेंट तो कर दी थी, ईएमआई वगैरह तो भर रहा है ना ये कस्टमर, सारी चीजें देखी जाती हैं। कंपनी देखती है हमारे पास में इन्वेंट्री में वो वॉशिंग मशीन रखी हुई है कि जो कस्टमर को चाहिए, ठीक है भाई, है तो भिजवा दी जाएगी, नहीं है तो प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, सारी चीजें देखी जाती हैं और फिर फाइनली कस्टमर को गुड्स डिलीवर करे जाते हैं। तो वही ये जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं ना गुड के ऑर्डर से लेकर उसकी डिलीवरी तक, वो सारी चीजें किस में आ रही हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग में। ऑर्डर प्रोसेसिंग जितना स्पीडी होगा उतना मैंने क्या बताया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। और ऑर्डर डिलीवरी अगर आपने सही से नहीं करी तो मतलब उसमें अगर टाइम लग गया तो कहीं ना कहीं कस्टमर कैसा हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर आता है हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन हमें पता है, चाहे आप रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो एक जगह से दूसरे जगह तक, चाहे आप अपने गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक भिजवा रहे हो, यानी कि गुड्स मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, तो जो फिजिकल मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, चाहे वो रोडवेज के थ्रू हो, चाहे वो रेलवेज के थ्रू हो, चाहे वो एयरवेज के थ्रू हो, चाहे वो वाटरवेज के थ्रू हो, पाइपलाइंस के थ्रू हो, कैसे भी हो, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल मूवमेंट। सो इट मीन्स कैरिंग ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ सेल। और इससे एक यूटिलिटी क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है। चाय पीनी है, चाय आसाम में उगती है, तो चाय पीने के लिए हमें आसाम तो नहीं जाना पड़ता, रोज नहीं जाते ना। चाय तो हम घर में ही बना लेते हैं, हमारे घर के आसपास में जो ग्रोसरी शॉप्स है वहीं पर हमें अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रही है, प्लेस यूटिलिटी, कि उस चीज का कंजम्पशन करने के लिए हमें उस जगह नहीं जाना पड़ रहा, वो चीज हमें हमारे ही यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। दिस इज प्लेस यूटिलिटी। अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपको पता है, रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, पाइपलाइंस है, बहुत सारे साधन है, इजी सा है। थर्ड आता है वेयर हाउसिंग। अब हमें पता है गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, जैसे ही प्रोडक्शन हुआ उसकी सेल नहीं होती है, नहीं होती। आपने मान लो अभी एसी का प्रोडक्शन कर दिया, अब तो सर्दियां आ रही हैं तो एसी की सेल अभी हो जाएगी क्या, नहीं होगी। वो बात अलग है, अगर घर में शादी है, बेटी को देना है, तो उस सिचुएशन में एसी की सेल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आप एसी को स्टोर करके रखोगे, अगली साल गर्मी आएंगी तब हम उस एसी को क्या करेंगे, सेल करेंगे। स्टोर करने के लिए हमें गोडाउन चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए। सो वेयर हाउसेस रेफर्स टू एक्ट ऑफ स्टोरिंग। वेयर हाउसिंग के अंदर आप क्या करते हो, गुड्स को स्टोर करते हो, असॉर्ट भी करते हो, असेंबल भी करा जाता है, इकट्ठा करके रखते हो, इकट्ठा करते हो। और इससे यूटिलिटी क्रिएट होती है टाइम यूटिलिटी, कि जब कस्टमर को सामान चाहिए, कस्टमर को सामान अवेलेबल होगा, क्योंकि आपके वेयर हाउस, आपके गोडाउन में सामान पड़ा है। आपने एसी बना लिया और स्टोर करके वेयर हाउसेस में रख दिया, कस्टमर को गर्मियों में रिक्वायरमेंट होगी और जैसे ही उसे रिक्वायरमेंट होगी आप तुरंत सेल कर दोगे। टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है ना, कि जब उसे चाहिए तब उसके पास में अवेलेबल है। तो वही लिखा है, गुड्स आर नॉट सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, कंपनीज नीड टू स्टोर गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट। अब देखो, कुछ चीजों का प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है, पूरे साल होता है, जैसे एसी है, कूलर है, वुलन क्लोथ्स है, लेकिन वही ये इनकी डिमांड एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, तो इन्हें स्टोर करना है। अब स्टोर आप खुद के वेयर हाउसेस में भी कर सकते हो या फिर आप रेंटेड वेयर हाउसेस में भी स्टोर कर सकते हो। वेयर हाउसिंग की वजह से टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, कि कस्टमर को एक अश्योरेंस मिल रही है कि जब वो डिमांड करेगा उसे वो चीज अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात है, चीजों को स्टोर करने की कॉस्ट आती है, आती है या नहीं आती है। खुद का वेयर हाउस आपने खरीद कर रखा है, उसकी किस्तें आप आज भी भर रहे हो, अगर रेंटेड है तो आपको रेंट पे करना पड़ता है, तो स्टोरिंग की कॉस्ट आती है, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट आती है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। लास्ट आता है हमारे पास में इन्वेंट्री कंट्रोल, की कितना हमें अपने पास में इन्वेंट्री रखना है। पैन बेच रहे हो तो पैन का स्टॉक तो होना चाहिए, कूलर बेच रहे हो, कूलर का स्टॉक आपके पास में होना चाहिए। सो इन्वेंट्री मीन्स मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, आप अपने स्टॉक ऑफ गुड्स को मेंटेन करोगे। प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अगर आपने बहुत सारा इन्वेंट्री मेंटेन करके रख रखा है तो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा कस्टमर को, जब कस्टमर डिमांड करेगा प्रोडक्ट उसको अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन एवर डिमांडेड। अब ये भी है, इन्वेंट्री मेंटेन करने की कॉस्ट आती है क्योंकि वेयर हाउस का खर्चा है, प्लस आप इतनी इन्वेंट्री ले आए हो, इसमें आपका पैसा क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। इसे आप जब सेल करोगे तभी आपके पास में पैसा आएगा। तो वही ये इन्वेंट्री ऑल्सो रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि पैसा क्या हो जाता है, कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। और मान लो ये इन्वेंट्री आपने परचेस करी है 100 रुपए में, 100 रुपए पर यूनिट। अब मान लो इस चीज की प्राइस कम हो जाती है,
कॉम्पिटिटर्स इसे सस्ते में बेच रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स इसे 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो आपको तो कहीं ना कहीं खुद तो आप 100 रुपये में खरीद कर आए और अब आपको इसे सिर्फ 70 रुपीज़ पर यूनिट बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क भी होता है। तो वही ये देखना पड़ता है कितना इन्वेंट्री मेंटेन करे, ज़्यादा मेंटेन करे हमारे पास में स्टॉक या फिर कम मेंटेन करे। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना रखना है, ज़्यादा स्टॉक रखना है अपने पास में, कम स्टॉक रखना है, इसे भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। फर्म की कैसी पॉलिसी है कस्टमर की सर्विस को लेकर। अगर फर्म चाहती है जैसे ही कस्टमर आए उसे तुरंत ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाए, मतलब कस्टमर सर्विस जो है वो फर्म की प्रायोरिटी है, तो फर्म जो है वो हाई इन्वेंट्री मेंटेन करेगी। समझ पा रहे हो। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। हर फर्म जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, वो अपनी सेल्स की फोरकास्टिंग करके रखता है कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आएगी, कितनी डिमांड आएगी मतलब मेरी सेल्स, मैं कितना सेल करूंगा। अब मान लो ये जो फोरकास्टिंग भविष्यवाणी कर रखी है ये एक्यूरेट है, तो ठीक है, अगर एक्यूरेट है तो जितनी आपने सोची है डिमांड आएगी आप उतना ही इन्वेंट्री मेंटेन करके रखोगे, मिनिमम इन्वेंट्री। लेकिन मान लो आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, ज़्यादा डिमांड आ जाती है, इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा इन्वेंट्री अपने पास में रखनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मतलब है मान लो अगर डिमांड आ रही है, प्रोड्यूसर को वो चीज़ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, डिमांड आ रही है और डिमांड को पूरा करने में प्रोड्यूसर को चीज़ बनाने में 10 दिन लग जाते हैं, 10 डेज लग जाते हैं, तो आपको अभी से अपने पास में ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी एडवांस में, ताकि जैसे ही डिमांड आया आप फुलफिल कर दो। वहीं अगर प्रोड्यूसर को उस चीज़ बनाने में आधा दिन 1 दिन लगता है तो आप इन्वेंट्री कम मेंटेन करके रखो, जैसे ही डिमांड आएगी आप प्रोड्यूसर को बोला, प्रोड्यूसर बना देगा। समझ में आ गया। फिर है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को मेंटेन करने की अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप कम इन्वेंट्री रखोगे। अगर इन्वेंट्री को मेंटेन करने की एज सच कॉस्ट नहीं आ रही है, छोटा आइटम है जो आपने अपनी दुकान में आराम से स्टोर करके रख सकते हो, बड़े बड़े गोडाउन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कम हाई इन्वेंट्री भी रख सकते हो। समझ में आया। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये वाला पेज, बट मैंने पढ़ा दिया, रेफरेंस बुक के अंदर गिवन था। तो देखो इसी के साथ में हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स के 3 एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट कर लिए, प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन। प्रमोशन नहीं, प्लेस। अब कल की क्लास में हम लोग हमारा लास्ट एलिमेंट करेंगे, दैट इज प्रमोशन। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना, जितना भी बैकलॉग है उसे क्लियर कर दो, क्योंकि इसके बाद में कल की क्लास के बाद में एक चैप्टर रहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसे मैं आपको 1 शॉट में करा के बीएसटी का कोर्स कंप्लीट कर दूंगी। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।